क्वेश्चन नंबर देखिए 75 है, 75 का सोल्यूशन दिया हुआ है। अब सोल्यूशन हम लोग को ये करना है कि ABCD इसका बताना है और ये बताना है ये जलवायु कहाँ की है। तो दो चार्ट, जैसे इससे पहले भी हम लोग ने एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था, तो चार्ट आपको दिया हुआ है, एक टेम्परेचर का, एक जो है वर्षा का। अब देखिए जहां पर ये टेम्परेचर की बात है, तो टेम्परेचर अगर आप देखें तो अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये भी क्लियर हो जाता है कि ये स्थान कहाँ स्थित है या किस जगह पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में अगर है तो अप्रैल मई जून में ज्यादा तापमान होगा, गर्मी होगी, और जनवरी दिसंबर माह में क्या होगा, कम तापमान होगा, जैसे उत्तरी गोलार्ध में होता है। अगर वो स्थान जिसका आपके ये दिया जा रहा है, अगर मान ली दक्षिण गोलार्ध का है, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ अप्रैल मई जून का टेम्परेचर कम होगा, और ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, जनवरी और दिसंबर का, क्योंकि दिसंबर जनवरी माह में क्या होता है, आपके गर्मियां पड़ती हैं दक्षिण गोलार्ध में, तो उल्टा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए टेम्परेचर का रेंज, जैसे हमने आपको बताया था, टेम्परेचर रेंज अगर आप देखें तो सबसे कम जो टेम्परेचर है वो है आपके 6.7, ये 6.7 सबसे कम टेम्परेचर है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो दिख रहा है वो है 15, तो 15 है। तो इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो आप देख रहे हैं कि 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है। तो इसके मतलब कि जो गर्मियां और सर्दियां हैं वो लगभग लगभग एक जैसे तापमान की हैं। इसके मतलब कि वो उच्च अक्षांश की जलवायु है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की नहीं है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की होती, ट्रॉपिकल रीजन की होती, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, गर्मियां बहुत गर्म होती, सर्दियां बहुत सर्दी होती, और रेंज क्या होता टेम्परेचर का, ज्यादा होता। रेंज कम होना ये बता रहा है कि पहली चीज तो जो जलवायु है वो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की नहीं है। इसके मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तो फिलहाल जलवायु नहीं है। इसके मतलब कि अब उच्च अक्षांश पे जाने का मतलब ये है कि पांचवी, छठी, सातवीं, अब पहली क्या थी, विषुवत-रेखीय जलवायु, दूसरी क्या थी, मानसूनी जलवायु बिल्कुल नहीं है, फिर इसी तरह से तीसरी क्या थी, सवाना प्रकार की जलवायु, चौथी क्या थी, मरुस्थलीय जलवायु। तो इसमें से कोई भी ऐसी जलवायु यहां पर नहीं है जो आप देख रहे हैं। फिर पांचवें प्रकार की है चीन तुल्य जलवायु, तो ये यहां पर दी हुई है। सातवें प्रकार की जलवायु यहां दी है भूमध्य सागरी, ये भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो है आपके जलवायु में अगर आप देखें तो आठवें प्रकार की जलवायु ये दी है जो कि सेंट लॉरेंस प्रकार की है, और जो है आपके एक तरह से 10वें प्रकार की पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। तो पहली चीज तो ये कि क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तटीय क्षेत्र है, तो अंदर की कोई जलवायु दी नहीं है, चारों हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, अगर आप देखें तो कभी भी टेम्परेचर जो है आपके एक तरह से 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया ही नहीं। तो इसके मतलब कि ये निम्न अक्षांश 5 और 7 भी नहीं है, इसके मतलब भूमध्य सागरीय और चीन तुल्य जलवायु भी नहीं है, इसके मतलब उच्च अक्षांश की जलवायु है। इससे समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मैक्सिमम जो गया है वो 15 डिग्री गया है। तो 15 डिग्री जाने का मतलब क्या, ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, सब ट्रॉपिकल रीजन है या सब पोलर रीजन है, ध्रुव के आसपास का क्षेत्र है, तो ऊंचे अक्षांश पर ही होगा। और ऊंचे अक्षांश पर क्योंकि चीन तुल्य जलवायु नहीं होती है, भूमध्य सागरीय नहीं होती, इसलिए ये जलवायु नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये एक चीज मिल गया कि चीन तुल्य जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। अब बची जो है आपके सेंट लॉरेंस और पश्चिमी तुल्य जलवायु जो कि उच्च अक्षांश की है। अब इसमें से दोनों में से कौन हो सकता है। अब दूसरा, अगर वर्षा पे ध्यान दें अगर आप, तो आप देखिए वर्षा जो है शीत ऋतु में ज्यादा हो रही है और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कम हो रही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वर्ष भर वर्षा हो रही है। अगर आप कुछ ना पकड़ते, अगर यही पकड़ लेते कि वर्ष भर वर्षा हो रही है, तो खाली एक ही जलवायु, दो ही जलवायु तो है, या तो विषुवत-रेखीय जलवायु है, और या फिर कहां है, या फिर जो है आपके यूरोपीय तुल्य जलवायु होती है और चीन के कुछ तटीय क्षेत्र में होती है। तो ये जो है आपके 3 जगह आपके वर्ष भर वर्षा होती है। तो चीन के
तटीय क्षेत्र में अगर हम वर्षा को मान ले कि वर्ष भर हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना निम्न तापमान चीन तुल्य जलवायु का होता नहीं है, क्योंकि जैसे भारत की जलवायु, हम लोगों के यहाँ जो जलवायु उसी से थोड़ा सा कम तापमान वाली जलवायु होती है, एकदम उसी तरह की जलवायु होती है। इसीलिए चीन तुल्य जलवायु को क्या कहा जाता है? उप मानसूनी जलवायु। तो सब मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून की तरह ही क्लाइमेट वहां पर भी होता है। तो इसलिए यहां पर इतना कम तापमान नहीं जितना दिख रहा है। तो इसलिए जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, विषुवत रेखीय जलवायु बिल्कुल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, चीन तुल्य जलवायु भी नहीं है। तो इसका मतलब बची क्या? बची सिर्फ जो है आपकी यूरोपीय तुल्य जलवायु। तो यूरोपीय तुल्य जलवायु में टेम्परेचर भी कम है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्ष भर वर्षा हो रही है। और वर्ष भर वर्षा हो रही है और यह भी डिफाइंड है कि शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा है, जो कि आप देख रहे हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में ज्यादा वर्षा है, जबकि कम वर्षा कब हो रही है? ये आपके ग्रीष्म ऋतु में हो रही है। यही विशेषता होती है यूरोपीय तुल्य जलवायु की, वर्ष भर वर्षा लेकिन शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। तो ये आपके पूरी तरह से किस जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु को। इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपके यहां पर जो है दिखाया जा रहा है जलवायु को, और ये जलवायु कहां की है या किस तरह की जलवायु है ये आपको देखना है। अब इस जलवायु में फिर आपको दो तीन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। दो तीन चीजों पर ध्यान ये रखना है। पहली चीज जो आपको रखना है वो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो जो लोएस्ट टेम्परेचर दिखा रहा है वो 3.9 और जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा रहा है वो 27.8। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जो जुलाई अगस्त में है। तो अब अगर जलवायु को अगर हम लोग देखें, यह है विषुवत रेखीय जलवायु, फिर मानसूनी जलवायु, सवाना प्रकार की जलवायु, पश्चिमी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, फिर इसके बाद जो है चीन तुल्य जलवायु, फिर सवाना जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर यहाँ पे मैंचूरियन प्रकार की जलवायु, फिर मैंचूरियन के अलावा यहाँ पे आएगी मध्य महाद्वीपीय जलवायु, मिड कॉन्टिनेंटल, और फिर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, ये आपकी आती है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो मेनली एक तो टेम्परेचर दिखा रहा है, गर्मी का टेम्परेचर 27 तक जा रहा है, 28 तक, और सर्दी का 3 डिग्री तक आ रहा है। तो लगभग हमारे तापमान से मिल रहा है, लेकिन हमारे तापमान से कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऊपर है। इसके मतलब कि हमारे रेंज में नहीं है, मानसूनी जलवायु की रेंज में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर होने का मतलब कि यहां कहीं होना चाहिए। तो अब जो आपको यहां पर जलवायु दी जा रही है, एक दी जा रही है चीन तुल्य जलवायु, दूसरी दी जा रही उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु 4 नंबर पे, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु 7 नंबर वाली दी जा रही है, फिर मानसूनी जलवायु ये दी जा रही है। तो अब देखिए कौन कौन सी जलवायु इसमें से नहीं हो सकती। पहली चीज जो है आपके मानसूनी जलवायु नहीं हो सकती, ये क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों के यहाँ वही जलवायु है। हम लोगों के यहाँ कभी टेम्परेचर क्या इतना कम रहता है गर्मी के दिनों में? तो ऐसा नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो इसके मतलब कि विषुवत रेखा के नजदीक नहीं है। विषुवत रेखा के नजदीक न रहने का मतलब जो है आपकी ये इतनी ज्यादा वर्षा भी नहीं होती, इसलिए मरुस्थलीय जलवायु हो नहीं सकती, इसलिए 4 भी कट गया। तो इसलिए मरुस्थलीय जलवायु नहीं है क्योंकि वर्षा आप देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वर्षा वर्ष भर हो रही है। वर्षा जो वर्ष भर हो रही है वो किसमें किसमें होती है? एक पहली जलवायु में, 5वीं जलवायु में और 10वीं जलवायु में। अब पहली जलवायु ऑप्शन में है नहीं, 10वीं है नहीं, सिर्फ 5वीं जलवायु है। पहली कौन सी थी? विषुवत रेखीय जलवायु, जिसमें वर्ष भर एक ही ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु होती नहीं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो दिख नहीं रहा है। 10वीं प्रकार की जलवायु पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है, जिसमें टेम्परेचर बहुत कम रहता है लेकिन और शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा होती है। यहां पे अगर आप देखिए तो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा वर्षा है, शीत ऋतु में वर्षा कम है। तो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा वर्षा हो रही है, ज्यादा सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, जबकि शीत ऋतु में कंपैरेटिवली कम वर्षा हो रही है, जबकि वर्ष भर वर्षा हो रही है। और ये वर्ष भर वर्षा पहले और 10वें प्रकार में होती है या कभी कभी चीन तुल्य जलवायु के तटीय क्षेत्र में होती है। तो इसलिए अब देखिए जब पहली और 10वीं नहीं है, इसके मतलब चीन तुल्य जलवायु की तटीय क्षेत्र है ये।
तो इसलिए भूमध्य सागरी भी नहीं होगा। भूमध्य सागरी क्यों नहीं है? क्योंकि शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा होती है, भूमध्य सागर में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, जबकि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु शुष्क नहीं है, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा वर्षा है, शीत ऋतु में, इसलिए भूमध्य सागरी जलवायु भी नहीं हुई। इसलिए ये कौन सी जलवायु है? चीन तुल्य जलवायु का तटीय क्षेत्र है। तो चीन तुल्य जलवायु के तटीय क्षेत्र की जलवायु है ये, जहां पर जो है मानसूनी जलवायु से थोड़ा कम टेम्परेचर दिख रहा है आपको, और टेम्परेचर रेंज कंपैरेटिवली थोड़ा कम दिख रहा है हम लोगों के जो है उससे, और वर्ष भर वर्षा हो रही है, जिसके मतलब चीन तुल्य जलवायु का तटीय क्षेत्र है। इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों से पकड़ में आता है कि कौन सी जलवायु है। और अब तक आप समझ चुके होंगे, 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो एटलीस्ट प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी इस तरह के क्वेश्चन को निकालने की, कि ये क्वेश्चन, ये जो प्रॉपर्टीज आपने याद करी थी, किस जलवायु की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसी बेस पर ये क्वेश्चन निकलते हैं। वो क्लियर है तभी ये निकलेंगे। और थ्योरी क्लियर, इसीलिए थ्योरी में आपको हर मॉनसून की विशेषता पता होना चाहिए कि किस मॉनसून में क्या होता है, कब बारिश हो रही है, कब शुष्क है, कितना तापमान रहता है, तापांतर ज्यादा है या नहीं है। तो ये जो है आपके ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ए वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है आपके वर्षा दी गई है निम्न जलवायु का। अब यहां पे उपरोक्त जलवायु आंकड़े निम्नलिखित नगरों में से किसी एक के सदृश है। ब्यूनस आयर्स कहां पे है? ये है आपके अर्जेंटीना का तटीय क्षेत्र है। टोक्यो है, इंग्लैंड है, मॉस्को है। ये चार आपके ये हैं। चारों को पहले हम लोग डायग्राम में देख लें। ब्यूनस आयर्स जो है वो ये है, एक ये कह रहा है ना। टोक्यो कह रहा है तो जापान में ये टोक्यो है, ये वाला रीजन, ठीक है। फिर मॉस्को कह रहा है तो मॉस्को आपका रूस में आपके पाया जाएगा। इसी तरह से लंदन है, ये ग्रेट ब्रिटेन में। ये आपके ये चार जो है प्लेसेस को दर्शाया गया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो मॉस्को में यहां पर कौन सी जलवायु होगी? मध्य महाद्वीपीय जलवायु। टोक्यो में कौन सी जलवायु होगी? चीन तुल्य जलवायु। यहां पर लंदन में कौन सी जलवायु होगी? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहां पे आपकी जलवायु अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी? ये चीन तुल्य जलवायु हो जाएगी, जो कि महाद्वीपों के पूर्वी भाग में है, ईस्टर्न पोर्शन में है, और विषुवत रेखा से यहां पर दूर है। तो जैसे हमने आपको बताया था, पूर्वी क्षेत्र में विषुवत रेखा से इतनी दूरी पर यह है, तो इतनी दूरी पर आपके लगभग पूर्वी तट पर यहां पर भी चीन तुल्य जलवायु है। इसी तरह से यहां पर चीन तुल्य जलवायु जो है आपके पूर्वी भागों में यहां पे पाई जा रही है, तो इसी तरह से यहां पे पाई जा रही है। तो अब यहां पर आपको ये देखना है कि ये किस जगह की जगह है, या कौन सा जो है आपके प्लेस है, या कौन सी जलवायु को ये प्रदर्शित कर रहा है। अब आइए इस पे जो आपके रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, अब इस पे अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो आपके एक तरह से दिया गया आंकड़ा है उसको देखें। अगर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो टेम्परेचर है उस पर अगर ध्यान रखिए, तो आप देखिए कि जो टेम्परेचर है वो सबसे कम तापमान 9 डिग्री है, और सबसे ज्यादा तापमान जो है वो है 18 डिग्री। 9 डिग्री सेंटीग्रेड और 18 डिग्री सेंटीग्रेड का जो रेंज है वो सिर्फ 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, और वर्ष भर एक जैसा तापमान उच्च अक्षांश है, ऊपर अक्षांश है, तो ऊपर अक्षांश के चारों है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके वर्षा दिखाई जा रही है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा वर्षा वर्ष भर हो रही है। वर्ष भर होने का मतलब क्या हुआ कि वर्ष भर वर्षा अगर हो रही है तो इसमें से मॉस्को नहीं हो सकता, क्योंकि मॉस्को तो मध्य में है, मध्य महाद्वीपीय जलवायु, जहां वर्ष भर वर्षा नहीं होगी। वर्ष भर वर्षा या तो इंग्लैंड है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, या टोक्यो ब्यूनस आयर्स भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? ये जो है आपके चीन तुल्य जलवायु के क्षेत्र हैं, और ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के क्षेत्र हैं।
अब इस पर अगर आप ध्यान दें, वर्ष भर वर्षा कहां पर हो रही है? चीन तुल्य जलवायु का पूर्वी तटीय क्षेत्र भी हो सकता है, जो कि ये दोनों हैं, हो सकती है, और इंग्लैंड में भी हो सकती है। अब वर्षा को अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे ज्यादा वर्षा कब है? ज्यादा वर्षा जो है आपके शीत ऋतु में है, विंटर्स में है, जबकि ग्रीष्म ऋतु आप देखें शुष्क है। इस पीरियड में आपके देखें तो ये शुष्क है, बहुत कम बारिश हो रही है। ज्यादा बारिश कब है? सर्दियों में हो रही है। तो सर्दियों में ज्यादा बारिश और गर्मियों में कम बारिश और वर्ष भर होना, ये किसकी विशेषता है? ये वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु की। और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में कौन है? इंग्लैंड। इसलिए आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। तो ये सारे ब्यौरा जो दिया गया है, टेम्परेचर कितना है, कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो क्या है? ये आपका इंग्लैंड का क्षेत्र है, जिसको आपके डिफाइन किया जा रहा है। तो इसलिए सी वाला इसका आंसर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन क्षोभ सीमा के बारे में सही है? तो ये ट्रू जो है वो आपको देखना है। क्षोभ सीमा की बात हो रही है, थोड़ा सा हम रिकॉल करें। पहला मंडल क्या था? क्षोभ मंडल, जो कि 18 किलोमीटर हाइट पर यहां था विषुवत-रेखीय क्षेत्र में, और ध्रुवीय क्षेत्र में जो है आपके 8 किलोमीटर ऊंचाई तक था, जबकि इसकी औसतन ऊंचाई क्या थी? 14 किलोमीटर थी, ये था। और क्षोभ मंडल जहां अंत करता था वहीं पर ये क्या था? क्षोभ सीमा थी, ये क्षोभ सीमा थी। तो ये ट्रोपोपॉज ये आपका हो जाता है। इसी के विषय में आपके बोला जा रहा है कि इसकी क्या विशेषता, इसकी क्या कॉमन चीज है। तो अब देखिए, जैसे दिया हुआ है कि ये लगभग 5 किलोमीटर मोटी परत है। ये जो आपके एक तरह से जो विभाजन क्षेत्र है वो 5 किलोमीटर मोटी परत के बारे में बता रहा है कि 5 किलोमीटर मोटी परत है। तो हमने आपको बताया था कि जो इस तरह के रीजन होते हैं जहां से डाइवर्जन होता है, तो जैसे कोई एक सीमा बनती है तो वो कितनी मोटी परत होती थी? 1.5 से 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक की मोटी परत होती थी, जहां से आपके एक तरह से एक मंडल खत्म और दूसरा मंडल शुरू होता है। तो 5 किलोमीटर बहुत बड़ा चौड़ा मंडल हो जाएगा। तो इतना चौड़ा मंडल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भूमध्य रेखा पर इसकी औसत ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर लगभग इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत दिख रहा है। इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, ऊंचाई के हिसाब से मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब कि मौसम में चेंज नहीं आता, जैसे जैसे ऊंचाई आपकी घटती या बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। मौसम का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मौसम का लेना देना है बादलों से, पवनों से। अब बादल और पवन सब नीचे होते हैं, वहां तो होते नहीं है। तो इसलिए यह भी स्टेटमेंट कुछ सही नहीं लग रहा है। इसके शीर्ष में भूमध्य रेखा पर तापमान न्यूनतम और ध्रुवों पर अपेक्षितता अधिक पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग में अगर आप देखें तो यहां पे -80 से -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता था, और जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में यह तापमान कितना होता था? -40 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग ने पढ़ा था। किस दर से कम होकर के? प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस, जिसको क्या कहा गया था? सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट से कम होकर के, तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भागों में विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान -80 से -100 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवीय क्षेत्र में -40 डिग्री सेल्सियस होता था। यही ये कह रहा है। इसके शीर्ष में भूमध्य रेखा पर तापमान न्यूनतम, मतलब यहां पर आप देखेंगे टेम्परेचर कम है बनिस्बत ध्रुवीय क्षेत्र के। तो विषुवत रेखा के ऊपर के वायुमंडल में अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यहां -40 डिग्री सेल्सियस। तो कम कहां का हुआ? कम यहां का हुआ। और यही चीज ये कह रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही है। तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर आपका जो है डी वाला बन रहा है। इस तरह से ये आप
आंसर निकाल सकते हैं। ये सब भी देखिए थ्योरी पर ही बेस्ड है। थ्योरी अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब जैसे 79 है, निम्नांकित स्थानीय पवनों में कौन अन्य तीन से भिन्न है? कौन सी पवन अन्य तीन से भिन्न है ये देखें। तो खमसिन, फोयान, सिरोकू और मिस्ट्रल। चारों की पोजीशन पहले देख लें। देखिए अब इसमें पोजीशन में अगर हम लोग देखें, खमसिन कहां की? इजिप्ट की है। ये है खमसिन की पोजीशन, ठीक है ना। सिरोकू पवन वो है जो यहां से लाल वर्षा करती थी, ये सहारा मरुस्थली क्षेत्र से जाती थी, ये आपकी पवन हो जाती है। फोयान पवन कहां पे है? फोयान पवन स्विट्जरलैंड में थी, जो जलवायु का स्वर्ग कहलाती थी, फोयान पवन हो जाती है। तो फोयान हो गई, खमसिन हो गई, सिरोकू हो गई, और मिस्ट्रल। मिस्ट्रल पवन कहां पे है? स्पेन से फ्रांस की तरफ जाती है, फ्रांस में चलती है, फ्रांस की स्थानीय पवन है जो यहां पर जा रही है। अब देखिए अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें, अब ये कुछ तीनों में डिफरेंस, चारों में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम डिफरेंस को देखें तो देखिए गर्म और ठंडी का कोई डिफरेंस नहीं है। वजह यह है कि अगर देखें तो मिस्ट्रल पवन ठंडी पवन है ना, मिस्ट्रल पवन ठंडी है, और स्विट्जरलैंड में ये भी चलती है आपके गर्म पवन, ये भी गर्म पवन है, ये भी गर्म पवन। तो गर्म और ठंडी का ये नहीं है कॉन्सेप्ट। यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, अगर आप ध्यान दें तो जो हमें समझ में आ रहा है आंसर क्या होना चाहिए वो ये है कि मिस्ट्रल, फोयान और खमसिन की क्या विशेषता है? वो एक जगह की स्थानीय पवन है, किसी एक कंट्री की। ये स्पेन की है, स्विट्जरलैंड की है, ये मिस्र की है। जबकि सिरोकू पवन किसी देश की जो है आपके स्पेसिफिक पवन नहीं है, पूरे सहारा मरुस्थली क्षेत्र से उठ करके अफ्रीका महाद्वीप पार करके भूमध्य सागर से आर्द्रता लेकर के ये स्पेन, फ्रांस, इटली देश में वर्षा करती है। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप चली जा रही है और कई कंट्रीज में जो है आपके जाके वर्षा कर रही है। तो ये कोई स्पेसिफिकली एक कंट्री की पवन नहीं दिख रही है। बाकी और तीनों एक कंट्री की जो है, जैसे खमसिन है वो सिर्फ मिस्र में है, मिस्र के बाहर नहीं है। जो मिस्ट्रल है वो सिर्फ फ्रांस की है, वो बाहर की नहीं है। और जो फोयान है वो स्विट्जरलैंड की है और कहीं नहीं है। जबकि ये पवन जो है आपके, आप देख रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है। तो इसलिए हमारे हिसाब से सिरोकू पवन को अलग होना चाहिए तीनों से। तो सिरोकू पवन इस मामले में अलग है, क्योंकि अगर इसको कहा जाएगा कि ये किस देश की पवन है तो आप नाम एक नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र से गर्म शुष्क पवन उठती है, तूफान की तरह लाल मृदा के कणों को उड़ा कर ले जाती है, भूमध्य सागर पार करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है उससे, और जाकर के स्पेन, फ्रांस, इटली, ये तीन देश पहुंचती है, और इटली में जाकर के एपिनाइन पर्वतों से टकरा करके लाल वर्षा करती है। तो ये पवन क्या है? ये एक तरह से इंटरनेशनल विंड कह सकते हैं आप, है क्योंकि क्या है कि एक बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा रही है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप चली जा रही है। जबकि ये सब क्या है? ये सब लोकल एक छोटे से क्षेत्र में चलने वाली पवन। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में चलने वाली पवन होती है सिरोकू। तो इसलिए इन तीन से ये भिन्न पवन लग रही है, इसलिए आंसर इन चारों में क्या होना चाहिए? सिरोकू को होना चाहिए। तो इस आधार पर सोचा जाता है और इस आधार पर जो है पवनों को देखा जाता है कि कहां से कौन चेंज कर रहा है या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसके चेंज होने का। नेक्स्ट है देखिए, निम्नांकित बादलों में किससे ओले समानता संबंधित हैं? हमने आपको क्या बताया था? हमने कुछ बादलों के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने बताया था कि वर्षा का प्रकार क्या है,
से होती है, कौन ज्यादा वर्षा करता है, कौन कम वर्षा करता है, किससे तूफान आता है, कौन तड़ित मेघ है, ये सब डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। फिर से एक बार आपको डिफाइन कर देते हैं। जैसे नीचे पाए जाने वाले बादल जो निम्न स्तरीय बादल थे, इसमें था कपासी बादल क्यूमुलस जो कि वर्षा करता था, वर्षा बादल जिसको निम्बस कहा जाता था, और स्तरीय बादल जो कि स्टेटस के नाम से जाना जाता था। फिर हमने आपको बताया था क्यूमुलो और निम्बस, क्यूमुलस और निम्बस मिलकर के वर्टिकल डायरेक्शन में एक बादल बनाते थे, काली घटा वाले बादल होते थे, गरज चमक के साथ तूफानी वर्षा करने वाले बादल होते थे। इसे क्या कहा जाता था? क्यूमुलो निम्बस। और ऊपरी भाग में जो है आपके, जैसे आपके ये स्टेटस थे, एल्टो स्टेटस, एल्टो निम्बस, एल्टो क्यूमुलस, ये सब बादल थे। सिर्रो स्टेटस मिलकर के साइरस क्लाउड्स थे, और सबसे ऊपर पाए जाने वाले साइरस क्लाउड्स थे। तो अब यहां पर क्या है कि ओला समानता किससे संबंधित है? अब देखिए पक्षाप बादल जो साइरस क्लाउड्स हमने आपको बताया वो सबसे ऊंचे बादल होते हैं, वो कभी वर्षा करते ही नहीं है। कपासी बादल जो क्यूमुलस हैं ये वर्षा करते हैं। स्तरीय बादल स्ट्रेटस जो वर्षा करते हैं, और कपासी वर्षा मींस क्यूमुलोनिम्बस जो तूफानी वर्षा करने वाले बादल होते हैं, और इन्हीं से तूफान आते हैं, ओले गिरते हैं, तो ओले वाले तूफान जो है क्यूमुलोनिम्बस से आएंगे, इसलिए ये बादल कौन से हो गए? कपासी वर्षा बादल जो ओला समानता गिराते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं। अब देखिए 81 है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, इसका मतलब कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के बाहर होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या है? विषुवतरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले मरुस्थल को कहा जाता है। कौन कौन सा दिया है? अटाकामा दिया है, थार मरुस्थल दिया है, सहारा दिया है, और कालाहारी मरुस्थल दिया है। चारों की पोजीशन पहले हम लोग डिफाइन कर लें। चारों की पोजीशन अगर आप देखें, अटाकामा मरुस्थल हमने बताया था पेरू में, पेरू चिली सीमा पर यहां पर पाया जाता है, ये अटाकामा मरुस्थल है जो कि पाया जाता है। फिर सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल को अगर आप देखेंगे ये पूरा है, सहारा मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत का मरुस्थल है, भारत के पश्चिमी भाग में यहां पर होता है। और कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के इस क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये सब जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं अटाकामा मकर रेखा के अंदर है, मकर रेखा ये जा रही है, मकर रेखा के अंदर है, मकर रेखा और कर्क रेखा के अंदर ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहलाते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में पाए जाने वाले मरुस्थल को डिफाइन कर लीजिए। तो अब देखिए इस उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या हो गया? अटाकामा भी हो गया, सहारा मरुस्थल भी हो गया, थार मरुस्थल भी हो गया जो कि आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। लेकिन कालाहारी मरुस्थल ये जो है आपके एक तरह से क्या है? ये उष्णकटिबंधीय नहीं है, शीतोष्णकटिबंधीय है, सब ट्रॉपिकल है, ठंडा मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है वो क्या है? वो आपके एक तरह से ठंडा मरुस्थल। तो यही पूछा था कि कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मकर रेखा ये जा रही है, कर्क रेखा ऊपर जा रही है, इन दोनों के बीच में जितने भी मरुस्थल होंगे या उसके आसपास होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहलाएंगे। और जो बाहर एक्सट्रीम में रहते हैं जहां पे टेम्परेचर कम रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो वो जो है आपके क्या हो जाते हैं? वो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं, जिसमें से कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका का जो है ये आपके शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल में आता है। तो ये जो है आपके आंसर हो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ये देख लें। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल जो कि शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। बाकी तीनों मरुस्थल जो है, जो अटाकामा है पेरू में, थार भारत में, और सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जा रहा है, ये सब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण क्या है? ध्यान होगा आपको, पहले तो अम्लीय वर्षा की विशेषता हमने आपको बताया था कि H2SO4 के कारण होती है, HNO3 के कारण होती है, HCl के कारण होती है,
और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 के कारण होती है, जिसमें हमने ये भी बताया था आपको कि अम्लीय वर्षा में 70% अम्ल जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 29% मात्रा जो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है वो नाइट्रिक अम्ल होता है, और बाकी 1% मात्रा में जो है आपके पाया जाता है, ये 1% मात्रा होती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल की होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से मुख्यतः बनता है। नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनता है। HCl क्लोराइड से बनता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता, वो कार्बन जो ये आपके H2CO3 है, ये भी जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन या कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन से आपके बनेगा। अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण क्या है, तो मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का संकेंद्रण। तो नाइट्रोजन के कारण तो आपके ये बनेगा, लेकिन मीथेन के कारण CH4 मीथेन होता है, तो इससे कोई अम्ल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से सिर्फ ये बनेगा, और ये मुख्य कारण होता नहीं, ये तो मुख्य कारण तो ये है H2SO4। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड से H2SO4 बनता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड से HNO3 बनता है। यही दो मेन कारक हैं जो कि आपकी वर्षा 99% जो अम्ल होता है वो यही दो वर्षा होता, यही दो जो है अम्ल होते हैं, और ये दोनों किससे बन रहे हैं, ये इसी से बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या बन रहा है, HNO3, और सल्फर डाइऑक्साइड से ये बन रहा है H2SO4, तो सल्फर ऑक्साइड से, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तड़ित झंझावत संबंधित होते हैं। तड़ित झंझावत मतलब गरज चमक वाले जो बादल होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, ये आपको देखना है। तो गरज चमक वाले बादल जो है किससे संबंधित हैं, अभी हमने आपको बताया कपासी वर्षा मेघ, क्यूमुलोनिम्बस। तो क्यूमुलोनिम्बस या कपासी वर्षा बादलों से संबंधित ये आपके होते हैं। काली घटा वाले बादल होते हैं जो आपके मूसलाधार तूफानी वर्षा करते हैं, कभी कभी बर्फ ओले गिराते हैं, बिजली चमकती है, ये सारी विशेषता होती है कपासी वर्षा बादल की। नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ब्लिजार्ड यूरोप, ब्रिकफील्डर फ्रांस, हर्मटन गिनी, पैम्पस अर्जेंटीना। अब देखिए इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो ज्यादा बेहतर है। हमने आपको बताया था अब इसमें हमने आपको बताया था जैसे ये है यूरोप के उत्तरी भागों में चलने वाली हवा, हमने आपको बताया था ब्लिजार्ड के नाम से जानी जाती है। ये ओले वाला तूफान था जिसे कनाडा में नॉर्दर्स कहा जाता था, इसी को नॉर्दर्स कहा जाता था उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में। यूरोप में इसको ब्लिजार्ड कहा जाता है, और एशियाई रूस में इसको क्या कहा जाता था, बुरान, ये होता है। अर्जेंटीना में जो है आपके यहां पे पंपास नामक घासें जो बनती थी वो किससे, पैम्पर्स जो आपके हवाई होती थी उसकी वजह से। तो पैम्पर्स जो है हवाई होती हैं जो पंपास नामक जो है घासों को बनाती हैं यहाँ पे, जिनकी वजह से पंपास जो है घास के मैदान विकसित होते हैं, ये आपकी होती हैं। दूसरी चीज इसके अलावा ब्लिजार्ड हो गया, पंपार्स हो गया, हर्मटन जो गिनी देश में चलती है, और ब्रिकफील्डर। गिनी देश में चलने वाली जो है आपके ये जो पवन होती है ये एक तरह से
गिनी देश में और ऑस्ट्रेलिया में जो है ब्रिक फील्डर चलती है। तो यहां पे ब्रिक फील्डर, तो इसके मतलब कि ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है जबकि वहां फ्रांस में दिया हुआ है। तो ये जो आपके आंसर दिया हुआ है, इस आंसर में अगर आप देखेंगे तो इसमें हरमटन पवन, जिसको हम लोग ने ये भी डिफाइन किया था डॉक्टर पवन कहा जाता है, और डॉक्टर पवन कहने की वजह से जो है इसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि गिनी देश में बीमारी फैलती थी और बीमारी से जो है रोकथाम करती थी ये हवा, और ये कहां से आती थी, सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र से, गर्म शुष्क होती थी इसलिए गिनी देश की आर्द्रता को हटा देती थी। तो इसलिए ये सही है, ब्लिजार्ड यूरोप में सही है, आपके पैम्पर्स अर्जेंटीना में सही है। कौन सी सही नहीं है, ये ब्रिक फील्डर सही नहीं है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, यहाँ फ्रांस दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो इसलिए बी वाला इसका आंसर होना चाहिए। तो ये बी आंसर हो जाता है, ब्रिक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर क्या है, कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की पवन है जो कि आपके चलती है। नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथन में से कौन से सही हैं। तो सही कथन पर आपको ध्यान रखना है कि कौन से कथन सही हैं। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भूपृष्ठ के 30 किलोमीटर के अंदर होता है, सही है। हमने आपको डिफाइन किया था कि वायुमंडल के 27 किलोमीटर ऊंचाई तक, 27 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल का 97% भाग उपस्थित होता है, 97% पार्ट। और यह आंकड़ा जो है 29 किलोमीटर तक है, कि 29 से 30 किलोमीटर तक है, तो 30 किलोमीटर ऊंचाई तक लगभग 99% पार्ट जो है वायुमंडल का उपस्थित होता है। तो इसलिए यह आंसर जो है स्टेटमेंट सही है पहला। दूसरा है, वायुमंडल में ओजोन का अंश भूपृष्ठ से लगभग 55 किलोमीटर पर अधिकतम मान प्राप्त करता है, एकदम सही है। आपको याद होगा कि 50 किलोमीटर पर समताप सीमा थी और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी थी, 55 किलोमीटर, और जिसमें हमने आपको बताया था कि 5 किलोमीटर का भाग मध्य मंडल में होता है, और यहां से इसकी ऊंचाई मोटाई कम और ज्यादा होती है। इसकी अधिकतम और न्यूनतम ऊंचाई भी हम लोग ने निर्धारित करी थी, इसकी मोटाई 25 से 35 किलोमीटर तक होती है। तो हमने ये भी आपको डिफाइन किया था कि अगर हम 55 किलोमीटर ऊंचाई से लें ऊपर से और अधिकतम मोटाई देखें कि कहां तक पाई जाती है, तो हमने आपको बताया था 20 किलोमीटर ऊंचाई तक ये आएगा। 20 किलोमीटर के बाद से ओजोन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम अधिकतम मोटाई ले लें 55 से 35 किलोमीटर नीचे आए तो कहां पे आएंगे, 20। तो 20 किलोमीटर के बाद से ये शुरू हो जाती है। तो ओजोन की परत के ऊपर की ऊंचाई तो निर्धारित है, नीचे की ऊंचाई निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसकी मोटाई जो है आपके कम और ज्यादा है। तो 55 किलोमीटर हाइट जो है वो आपके अधिकतम मान है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है, ये वाला भी। तो पहला दूसरा दोनों सही है और यही सही पूछ रहा था, तो ये सी वाला होना चाहिए इसका आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही होने पर आपका स्टेटमेंट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग निम्नलिखित में से किस एक जलवायु को प्ररूपित करता है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग, डायग्राम पर आए। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग, आप ध्यान दे रहे हैं, विषुवत रेखा से जस्ट नीचे की बात हो रही है। विषुवत रेखी जलवायु के बाद ये जो जलवायु है वहां की बात हो रही है। तो हमने आपको जलवायु में बताया था जीरो डिग्री ये है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मन, ये पहले विषुवत रेखी जलवायु है। फिर उसके बाद ये दूसरी जलवायु तुरंत इसके नीचे, ये दूसरी जलवायु है सवाना, चौथी मरुस्थली। तो ये जलवायु कौन सी थी, मानसूनी जलवायु।
तो विषुवत रेखा के जस्ट नीचे अगर आप यहां पर देखेंगे तो कौन सी जलवायु है? पूर्वी तट पर मॉनसूनी। तो इसके ऊपर, इसके नीचे। अब डायग्राम को फिर से देखिए, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर अगर आप देखें पूर्वी तट पर, ये सब मॉनसूनी जलवायु है। तो जितनी दूर ये है उतनी दूर ये भी है, उत्तर पूर्वी भाग। इसलिए यहां पर मॉनसूनी जलवायु आ रही है पूर्व में, तो यहां पर भी पूर्व में क्या होगी? मॉनसूनी प्रकार की जलवायु। तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर क्या पाया जाता है? विषुवत रेखा के निकट मॉनसूनी प्रकार की जलवायु। इसलिए इसका आंसर कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मॉनसूनी प्रकार की जलवायु होना चाहिए। तो इसलिए ये वाली जलवायु है, ये है ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग। तो इसलिए डी वाली जलवायु होगी मॉनसूनी जलवायु। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो आपके दिया जा रहा है। 87 है, प्राकृतिक प्रदेश दिए हैं और देश दिया है और इसको सम्मिलित करना है आपको। सम्मिलित करेंगे तो देखिए कैसे। टुंड्रा प्रदेश, विषुवत रेखी वन प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, सवाना प्रदेश, और आपके ये दिया है आपका कजाकिस्तान, वोस्टोक, ब्राजील, अमेजन, जर्मनी, सूडान। तो ये सारे क्षेत्र दिए गए हैं। इनको हम लोगों को देखना है कि हाँ कौन कौन से रीजन में ये आता है। अब देखिए वोस्टोक, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान जो कि एंटार्क्टिका में पाया जाता है। वहां की कौन सी जलवायु से मैच करेगा? टुंड्रा प्रदेश की जलवायु। तो ये इससे मैच करने वाला है। फिर देखिए विषुवत रेखी वन प्रदेश कहां पर होंगे? अमेजन वन आपको बताया था, ब्राजील, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। फिर डायग्राम पे आइए, ये बताया था आपको विषुवत रेखी क्षेत्र में पाए जाने वाले ये वर्षा वन होते हैं जो कि यहां पर पाए जाते हैं इस जगह पे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और वोस्टोक जो है एंटार्क्टिका में है, एंटार्क्टिका के क्षेत्र में वोस्टोक पाया जाता है जो कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु आपने पढ़ा था वहां पाया जाता है। ठीक है। फिर आएगा स्टेपी प्रकार की जलवायु और सवाना प्रकार की जलवायु। अब देखिए स्टेपी प्रकार की जलवायु में क्या है? मध्यवर्ती भाग, स्टेपी जो है आपके उच्च अक्षांश वाली जलवायु है। पहली विषुवत रेखी है, दूसरी जो है मॉनसूनी है, दूसरी जो है आपकी मॉनसूनी है, तीसरी सवाना प्रकार की, चौथी यह है आपके मरुस्थली, फिर पांचवी चीन तुल्य जलवायु, छठी जो है स्टेपी, और सातवीं जो है भूमध्य सागरी। तो क्योंकि विषुवत रेखा के बिल्कुल नजदीक होती है मध्यवर्ती भाग में सवाना, और सवाना के से और ऊपर जाएंगे तब आती है स्टेपी। तो अगर हम कजाकिस्तान को देखें कि सवाना में है या स्टेपी में है, ये आपको अगर क्लियर करना है आप डायग्राम पर जाने की कोशिश करें। कजाकिस्तान आपका ये है, ये रीजन। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो विषुवत रेखा से काफी ऊपर है, क्योंकि सवाना प्रकार की जो जलवायु है वो अफ्रीका के इस पूरे रीजन में पाई जाती है, इतनी हाइट पे। तो सवाना अगर यहां पाई जा रही है तो स्टेपी इसके ऊपर पाई जाएगी यहां। तो इसलिए कजाकिस्तान और ये सब अफगानिस्तान और ये सब जितने क्षेत्र हैं वहां पे कौन सी पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो हम स्टेपी प्रकार की जलवायु से इसको सम्मिलित करेंगे। तो स्टेपी प्रकार की जलवायु सी जो है आपके कजाकिस्तान से रिप्रेजेंट हो जाएगी। और सवाना प्रकार की जलवायु, तो सवाना प्रकार की जलवायु को पाकलैंड प्रकार की जलवायु कहा गया था, या सूडान प्रकार की जलवायु भी कहा गया था। तो सूडान प्रकार की जलवायु क्यों कहा गया था? क्योंकि सवाना नामक घासें सबसे ज्यादा सूडान में ही पाई जाती थी। तो सवाना घासों का जो क्षेत्र था वो सबसे ज्यादा सूडान, तो सूडान प्रकार की जलवायु, पाकलैंड प्रकार की जलवायु या सवाना प्रकार की जलवायु, ये सब एक ही है। तो ये इससे मैच कर रहा है। तो A2, B3, C1, D5। अब देखिए इसको मैच करिए। A2 ये है, B3 ये है, तो इसका मतलब ये वाला होगा A2, B3, C1 और D5, यही वाला है, C वाला हो जाएगा। तो आंसर इसका C है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर दिया है फिर से कौन से कथन सही हैं, ट्रू आपको देखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो अब यहां पर जो आपको एक तरह से दी हुई स्टेटमेंट है उसको कोरिलेट करना है जो थ्योरी आपने पढ़ी है। ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिकॉल करना है उन चीजों को। वर्ष 1987 की मॉन्ट्रियल उपसंधि में वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग में संपूर्ण कटौती का उपबंध था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था कि वो गैसें जो ओजोन परत को क्षरण पहुंचा रही हैं उनकी रोक कर दी जाए, और उसमें सबसे ऊपर कौन थी? सीएफसी थी। तो सीएफसी के होने की वजह से जो है उस पर रोक लगाई गई थी। तो ये आपके प्रतिबंध एकदम सही है कि 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपने पढ़ा है 1987 में था, तो 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूरी तरह से उपयोग बंद कर दिया गया था। स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। फिर वर्ष 1987 की मॉन्ट्रियल उपसंधि में भारत एक हस्ताक्षर करता था, यह भी सही है। भारत ने इसका क्या है, समर्थन किया था और जो है आपके इसको सपोर्ट किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। तो इसलिए ये दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही होने पर फिर दोनों 1 तथा 2 सी वाला इसका आंसर होना चाहिए। तो इसलिए 88 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 89 है, निम्न में से किसे ग्रासलैंड अथवा पाकलैंड प्रकार की जलवायु कहा जाता है? अभी जस्ट हमने डिफाइन किया था आपको। सवाना प्रकार की जलवायु को ही सूडान प्रकार की जलवायु कहते थे क्योंकि सूडान में पाई जाती थी बहुत ज्यादा, और उसको पाकलैंड प्रकार की या ग्रासलैंड प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। जैसे पार्क वार्क में हरियाली होती है उसी तरह से लगभग आपके ये जो है सवाना प्रकार की जलवायु में भी मिलता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस जलवायु में जो विशेष चीज ये रहती है वो आपके पाकलैंड के प्रकार की जलवायु होती है जो कि सवाना जलवायु को कहा जाता है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए पर्यावरणीय अवकर्षण, मतलब जो भी आपके एक तरह से अट्रैक्शन है उसके बारे में कहा गया है। अवकर्षण के कारक संघटक जो रीजन है वो आपके दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर हम लोग देखें, जैसे कह रहा है अम्ल वर्षा H2SO4 के कारण होती है, तो सल्फर का ऑक्साइड है जो कि 70% उपस्थित होता है, तो इसलिए A4 मैच करेगा। फिर वाहनों का धुआं, वाहनों के धुएं से सर्वाधिक निकलने वाला क्या आपके एक तरह से ये होता है, वाहनों के धुओं से अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती है और कार्बन भी, सूट भी निकलता है। तो सूट आपके दिया नहीं है, कार्बन दिया नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए जो है वाहनों का धुआं होता है। और यही नाइट्रोजन ऑक्साइड जाकर के क्या करते थे, ओजोन की परत को जो है आपके तोड़ते थे। तो ये जो है आपके वाहनों का धुआं जो है आपके नाइट्रोजन से मैच करेगा। फिर इसके बाद ओजोन अपक्षय, ओजोन का सर्वाधिक क्षरण किससे होता था? सीएफसी से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन अपक्षय अगर कहा जा रहा है ओजोन डिप्लीशन, तो ओजोन डिप्लीशन किससे संबंधित है? सीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। फिर आप देखें तो भूमंडल का गर्म होना, भूमंडल का गर्म होना ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा गया, इसीलिए टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो अब ये आपके मैच हो गया। अब देखिए इसमें देखें कौन सा आंसर होगा, A4, B3, C5 और D2। A4, B3, फिर यही हो जाएगा A4, B3, C5, D2। हाँ यही है, ये है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया? सी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सममंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होता? हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था शुरू के 3 मंडल जो हैं, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, ये क्या था? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। ये तीनों एक समान मंडल थे, समानता पाई जाती थी, इसलिए इसको होमोस्फियर के नाम से जाना गया था। बाकी 2 मंडल जो थे वो आपसे इनके अलग थे, तो बाकी 2 मंडलों को क्या कहा गया था? हेट्रोस्फियर कहा गया था, विषम मंडल, हेट्रोस्फियर इसको कहते थे।
तो इसलिए होमोस्फीयर की अगर हम बात करें सममंडल, तो उसमें क्या आ जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, जिसमें सब एक समानता पाई जाती है, और आयन मंडल से ये अलग हो जाते थे। तो क्षोभ मंडल सममंडल में है, इसी तरह से समताप मंडल भी है, मध्यमंडल भी है, ये तीनों हैं। कौन नहीं है, आयन मंडल। आयन मंडल जो है हेट्रोस्फीयर में जो है आपके पाया जाता है। तो हेट्रोस्फीयर जो है इसका जो है मान हो जाता है। तो इसलिए 91 का आंसर डी होगा। अब शराब उद्योग के लिए उपयोगी जलवायु कौन सी, हमने आपको बताया था सर्वाधिक जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, रसीले फल होते हैं, जिसमें अंगूर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और रसीले फलों का उत्पादन से जो है आपके एक तरह से वाइन इंडस्ट्री जो है वहां पर डेवलप होती है। तो वाइन जो बनाई जाती है वो इसी सिट्रस फ्रूट से बनाई जाती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मेनली जो आपका शराब उद्योग है वो कहां पर लगेगा, भूमध्य सागरीय जो है आपकी जलवायु में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो उद्योग होंगे, वाइन इंडस्ट्रीज होंगी, तो वो कहां होंगी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है वाताग्र का निर्माण मुख्यतः होता है। तो हमने आपको बताया था वाताग्र कहां पर बनता है, उसके लिए भी हमने आपको डिफाइन किया था पवनों को। पवनों में हमने आपको बताया था जैसे ये पवन जो होती थी, या इनको जो है पूर्वैया पवनें गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं, तो इसलिए हम ब्लू कलर से बना रहे हैं। तो ब्लू कलर से ये ठंडी पवनें होती हैं जो पूर्वैया होती हैं, और ध्रुवी पवनें भी ठंडी होती हैं, ध्रुवी पवनें भी ठंडी होती हैं। जो गर्म पवन थी वो कौन सी थी, वो पछुआ पवन थी, ये ऐसे, ये पछुआ पवन होती है। अब ये जो रीजन है, ये जो रीजन होता है, इस रीजन में ये गर्म और ठंडी पवन मिलती है। तो यहां पर क्या है, यहाँ पे पछुआ पवन ध्रुवी पवन से मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाताग्र बनता था। तो वाताग्र का निर्माण ये पूछ रहा है, तो वाताग्र का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है, तो व्यापारिक के मिलने से, व्यापारिक मिल रही है यहाँ विश्वोत्तरी क्षेत्र में, नहीं। व्यापारिक पछुआ के मिलने से, व्यापारिक पछुआ मिलती नहीं है, अलग होती है, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर आपका पछुआ के मिलने से, पछुआ मिलती नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। पछुआ ध्रुवी के मिलने से ये है आंसर। तो पछुआ और ध्रुवी पवन के मिलने से वाताग्र का निर्माण हो रहा है, जहां पे पछुआ पवन गर्म पवन है और ठंडी पवन ध्रुवी पवन है। तो गर्म और ठंडी वाताग्र में हमने आपको बताया था एक वार्म फ्रंट होता है, एक कोल्ड फ्रंट होता है, या वार्म एयर मास होती है और एक कोल्ड एयर मास होती है, और दोनों मिलकर के क्या फ्रंट का निर्माण करते हैं। तो फ्रंट जो बनता है वो इसी से बनता है, तो इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, वर्ष भर वर्षा किस जलवायु की विशेषता है। 3 जलवायु में हमने आपको बताया था, 2 में तो होती ही होती है, कौन सी, विश्वोत्तरी जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु जो आपके होती है। तीसरी जलवायु हमने आपको बताया चीन तुल्य जलवायु के पूर्वी तट पर, केवल पूर्वी तट पर वर्ष भर वर्षा होती, बाकी आंतरिक भागों में कहीं पर नहीं होती। तो इसलिए जो आपके एक तरह से यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ये होना चाहिए, तो एक तो है भूमध्य रेखी और पश्चिमी यूरोपीय, ये देखिए ये डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। भूमध्य रेखी मतलब विश्वोत्तरी और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, ये 2 ऐसी जलवायु है जहां पे वर्ष भर वर्षा होती है, ये इसकी विशेषता भी है। 95 है, किस बादल के पीछे चंद्रमा एवं सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है। हमने आपको बताया था आभा मंडल या प्रभा मंडल। अक्सर जैसे सूर्य जो है आपके चल रहा है, तो अगर सूर्य चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तो पीछे से दिखता है कि हाँ पीछे सूर्य जा रहा है, तो सूर्य का जाता हुआ भाग या चंद्रमा का चलता हुआ भाग दिखाई पड़ता है। तो ये कौन होते थे, सिर्रोस्ट्रेटस,
तो इसमें हमने आपको बताया था इसमें क्या है, साइरस क्लाउड्स और स्ट्रेटस क्लाउड। तो पक्षाप बादल और स्तरीय बादल मिलते थे, पक्षाप स्तरीय बादल बना देते थे। तो पक्षाप स्तरीय बादल सी वाला ये हो जाएगा सर्वोस्ट्रेटस बादल, जिसके पीछे चंद्रमा और सूर्य का प्रभा मंडल या आभा मंडल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी पवन तंबाकू की फसल के लिए हानिकारक है? तो कोइम्बैंग पवन हमने आपको बताया था इंडोनेशिया में चलने वाली कोइम्बैंग पवन क्या करती थी, पूरी तंबाकू की खेती को पूरी तरह से नष्ट कर देती थी। तो ये कोइम्बैंग जो है आपके एक तरह से पवन है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी जो है खेती में, और ये कहां पे चलती है, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा द्वीप पर जो है चलने वाली ये पवन है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में समान ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट कितना है? तो नॉर्मल लैप्स रेट आपको पढ़ाया था हमने, 1/165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से कमी आती है, इसी को नॉर्मल लैप्स रेट, या प्रति किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट होता है। तो प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 165 मीटर पर, किलोमीटर पर नहीं, यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है। तो प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। यही है सामान्य ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट, और यही पूछा जा रहा है, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस मंडल में उल्का पिंड चमकीले दिखते हैं? तो उल्का पिंड चमकीले कहां दिखते थे? मध्य मंडल के ऊपरी भागों में, जहां पे जो है आपके एक तरह से नाइट्रोजन गैस आवेशित अवस्था में पाई जाती थी, हमने आपको बताया था। तो मध्य मंडल में जो है आपके ये उल्का पिंड जो होते हैं, मेटियोराइट जिनको कहा जाता है, मेटियोर्स, ये जो है आपके चमकीले प्रतीत होते थे। तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? तो नहीं है कह रहा है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ठंडे प्रदेश के मैदान नहीं है। तो ठंडे प्रदेश के मैदान जैसे हमने आपको बताया था, 3 ही उष्ण कटिबंधीय मैदान है। एक है सवाना जो अफ्रीका में है, दूसरा है कैंपॉस जो ब्राजील में है, और तीसरा है लियानोस जो वेनेजुएला देश में है। बस यही उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और ये कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। नहीं है मतलब उष्ण कटिबंधीय घास, तो इन तीनों में से एक कोई ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे सवाना दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवाना हो जाएगा। तो सवाना जो है ये एक तरह से क्या है, ये आपके उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, आंसर जो है सवाना प्रकार का जो है आपके घास का मैदान हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाना के समतुल्य कौन सा घास का मैदान? अभी हमने आपको डिफाइन किया सवाना के समतुल्य, सवाना, कैंपस और लियानोस। सवाना अफ्रीका में है, कैंपस ब्राजील में है, लियानोस वेनेजुएला में है। यही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और यही सब तीनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, एक जैसे हैं। तो यही पूछ रहा है कि सवाना के समतुल्य कौन है? तो सवाना के समतुल्य कौन है, या तो आंसर ये दिया जाएगा या ये दिया जाएगा, या तो कैंपस दिया जाएगा या लियानोस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या दे रहा है, कैंपस दे रहा है, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाता है।